नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या दौरे पर हैं। उनका कार्यक्रम ऐतिहासिक और खास माना जा रहा है। राष्ट्रपति का विशेष विमान महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। इसके बाद सड़क मार्ग से सीधे राम मंदिर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति लगभग आपको बता दें कि 11:30 बजे के आसपास मंदिर परिसर में पहुंचेंगे और करीब 4 घंटे तक वहां पर मौजूद रहेंगे। इस दौरान वो द्वितीय तल पर श्री राम यंत्र की स्थापना और विधि विधान से पूजन करेंगी। साथ ही रामलला के दर्शन भी करेंगी। कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा उन 2000 से अधिक श्रमिकों का सम्मान है जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में योगदान दिया। इस अवसर पर देश भर से 6000 से ज्यादा मेहमान अयोध्या पहुंचे हैं, जिससे पूरे शहर में उत्सव का माहौल है। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई मंत्री व अधिकारी मौजूद रहेंगे। जगह जगह सांस्कृतिक मंच बनाए गए हैं जहां लोक कलाकार गायन और नृत्य के माध्यम से उनका स्वागत करेंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अयोध्या का दौरा है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंचेंगी। उनके आगमन को लेकर तमाम व्यवस्थाएं वहां पर कर ली गई हैं। आज कई खास कार्यक्रम भी हैं जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करने वाली हैं। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लगातार देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर अयोध्या में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सांस्कृतिक मंचों से लोक कलाकारों के कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं। राम मंदिर में श्री राम यंत्र का पूजन होगा। 2000 श्रमिकों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या पहुंचेंगी, तमाम तैयारियां वहां पर कर ली गई होंगी। प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क इस वक्त नजर आ रहा होगा। क्या स्थिति है वहां पर? किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी साहिल जी, पहले तो बताना चाहूंगे रामनगरी अयोध्या पूरी तरह सज धज के पूरी तैयार है। भगवामय नजर आ रही है पूरे रोड से लेकर। तो आरपी से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो बता दें, सांस्कृतिक मंचों से तमाम तरीके के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। राम मंदिर में श्री राम यंत्र का पूजन होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या के दौरे पर हैं। 2000 श्रमिकों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा। देश भर से 6000 से ज़्यादा मेहमान पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। सांस्कृतिक मंचों से लोक कलाकारों का स्वागत होगा। तो राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और लगातार देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पूरे अयोध्या नगरी में उत्साह का माहौल है। 2000 श्रमिकों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। देश भर से 6000 से अधिक मेहमान पहुंचेंगे। सांस्कृतिक मंचों से कलाकारों का स्वागत किया जाएगा। तो कई सारे कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या के दौरे पर रहेंगी। उनके आगमन को लेकर अयोध्या को पूरी तरह से सजाया संवारा गया है। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए। आरपी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंच रही हैं, तमाम तैयारियां वहां पर की गई हैं। किस तरीके की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम हैं? और पूरी अयोध्या नगरी इस वक्त उत्सव में नजर आ रही है, क्या स्थिति? जी साहिल जी, आपको बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या पूरी तरह 33 युग में परिवर्तन हो चुकी है। पूरे भगवामय नजर आ रही है। चाहे रोड से लेकर के राम मंदिर तक जाएंगे तो एक नई अयोध्या नजर आएगी। पूरे भगवामय नजर आ रही है और पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है, क्योंकि उसके खुद निगरानी सूबे के मुखिया आदित्यनाथ कर रहे हैं और महामहिम को तो उसमें कोई कसर नहीं छोड़े हैं। पूरी व्यवस्था व्यापक कर दी गई है और महामहिम का नाम है इस समय वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। रामनगरी अयोध्या पहुंचने ही वाली है। तो कहीं न कहीं इंतजार का पल भी खत्म हो रहा है। जितने राम भक्त है या फिर जो बाहर से आए हुए श्रद्धालु है, उनको लेकर के जो बड़े गजब का उत्साह नजर आ रहा है। जितने राम भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं उनका भी गजब का उत्साह है, क्योंकि लोगों ने 500 वर्षों तपस्या की, तब जाके भगवान राम का अब जाके भव्य मंदिर का पूर्णतः तैयार हुआ। तो उसको लेकर के व्यापक यहाँ पे तैयारियां पूरी कर ली गई है। और रही बात प्रहावन की व्यवस्था, तो प्रहावन की व्यवस्था 4 चौबंद व्यवस्थाएं गए। पूरे किले में रामनगरी अयोध्या को घेर दिया गया है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से राष्ट्रपति के आगमन को लेकर खासा तैयारियां देखने को मिल रही थी, लगातार देखने को ये मिल रहा था कि पुलिस प्रशासन भी पूरी सतर्कता बरते हुए है। राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के मद्देनजर तमाम तैयारियां भी की गई हैं। किस तरीके का कार्यक्रम रहने वाला है और किन किन कार्यक्रमों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो शिरकत करेंगी?
लगभग 3 घंटे का कार्यक्रम राम मंदिर में है। वो वहाँ पे जो का नाम है, पहले नंबर पे राम यंत्र का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद जिन लोगों ने राम मंदिर में जो श्रमिक है, जिन्होंने पूरे परिश्रम करके बनाया है राम मंदिर को, उनको कहीं न कहीं सम्मानित करेंगी और वहाँ पे आरती करेंगे, पूजन करेंगी। तो ये लेकर के व्यापक तैयारियां है। लगभग 3.5 घंटे का कार्यक्रम राम मंदिर का है। इनका जो राम मंदिर कैंपस के अंदर रहेंगी और वो वही पे मुख्यमंत्री सूबे के मुख्यमंत्री और आनंदी पटेल राज्यपाल रहेंगी। बाकी और भी जितने नेता है, सूर्यप्रताप शाही भी वहीं पे रहेंगे। तो जितने मंत्री हैं और भी पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक पल है कि पूरी रामनगरी अयोध्या को, और पूरे यही रही पूरे विश्व में इस समय सनातन का कहीं ना कहीं डंका बज रहा है पूरी तरीके से। पूरी अयोध्या को देखते हुए यहाँ पे पूरी तरीके से राममय पूरी अयोध्या नजर आ रही। जी बिल्कुल, और तमाम तरीके के कार्यक्रम भी आज हैं और सबसे महत्वपूर्ण उसमें कार्यक्रम माना जा रहा है जिसमें श्रमिकों को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा और उनके सम्मान में एक खास कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा जिसमें लगभग 2000 श्रमिकों को यहाँ पर सम्मानित किया जाने वाला है। राष्ट्रपति खुद इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाली है। उसको लेकर क्या जानकारी आरपी? जी, आपको बता चले कि लगभग 200 श्रमिकों को ये राष्ट्रपति के कार्यक्रमों द्वारा सम्मानित किया जाएगा और उनको सम्मान दिया जाएगा। उसमें मुख्यमंत्री भी रहेंगे, बाकी और भी लोग रहेंगे, ट्रस्ट के जितने ट्रस्टी वो भी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो श्रमिक है, कहीं ना कहीं सम्मान का ये सराहनीय कार्य है, क्योंकि राम मंदिर 500 वर्षों के इंतजार के बाद ये बनके तैयार हुआ। तो ट्रस्ट भी चाहता है या फिर जितने पदाधिकारी चाहते हैं कोई छोड़े इतना भव्य मंदिर जिसने बनाया उसको भी सम्मान दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या से एक नया संदेश जो है जा रहा है कि जितने भी श्रमिक हैं वो भी सम्मान पाएंगे। जी चलिए आरपी, हमारे साथ जुड़ने के लिए इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अयोध्या के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रहने वाली हैं। तमाम कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगी और इन कार्यक्रमों को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां कर ली गई हैं। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल को लेकर सभी व्यापक इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। चैत्र नवरात्र के अवसर पर देश भर के मंदिरों में रौनक देखने को मिल रही है। गाजियाबाद के दिल्ली गेट स्थित प्राचीन देवी बाला सुंदरी चतुर्भुजी मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिर 550 साल से अधिक पुराना है और इसके बगल में भगवान शंकर का सिद्धपीठ दुधेश्वर नाथ मंदिर स्थित है। माता बाल रूप में विराजमान है और नवरात्र के 9 दिनों में यहाँ शतचंडी यज्ञ चलता है जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है। अष्टमी के दिन पंखा शोभा यात्रा निकाली जाती है और रात्रि में माता का खजाना भक्तों में बांटा जाता है। ये खजाना लाने से व्यक्ति के घर में संपन्नता आती है और रोग कष्ट दूर होते हैं। मंदिर में दिल्ली एनसीआर के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सैकड़ों श्रद्धालु भी माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। महंत गिरीश आनंद ने बताया कि नवरात्र के 9 दिन तक लगातार पूजा अर्चना और यज्ञ होते हैं और अष्टमी की रात भक्तों की भीड़ सबसे ज़्यादा होती है। माना जाता है कि जो भी भक्त माता रानी का खजाना अपने घर ले जाता है उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। नवरात्रि के दौरान मंदिर की ये परंपरा भक्तों को विशेष आकर्षित भी करती है। वहीं नोएडा के सेक्टर 19 स्थित सनातन मंदिर में आचार्य वीरेंद्र ने बताया कि हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्र का पर्व आस्था, भक्ति और शक्ति की उपासना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा अपने भक्तों के बीच आती है और सच्ची श्रद्धा से की गई प्रार्थनाओं को स्वीकार करती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्र 19 मार्च गुरुवार से आरंभ हो रहे हैं और 27 मार्च शुक्रवार को इसका समापन होगा। पूरे 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा, हवन और भजन संध्या आयोजित की जाती है। ये समय भक्ति, सदाचार और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ने का माना जाता है। वहीं दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान के बाद हुई बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया, लेकिन इसके साथ ही सड़क सुरक्षा की चुनौतियां भी बढ़ गई। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में बारिश के दौरान सड़कों पर फिसलन बढ़ने से कई छोटे छोटे हादसे देखने को मिले। बारिश के कारण सड़कें गीली और फिसलन भरी हो गई, जिससे वाहनों का नियंत्रण बिगड़ने लगा। कई जगह अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति में वाहन आपस में टकराते नजर आए। यह स्थिति खासकर व्यस्त सड़कों पर ज्यादा खतरनाक साबित हुई। इंदिरापुरम में एक घटना के दौरान एक बाइक सवार को कार ने टक्कर मार दी, जिससे वो सड़क पर गिर गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत सहायता करते हुए उसे उठाया। राहत की बात यह रही कि उसे गंभीर चोट नहीं आई। इसके अलावा पास ही 2 कारों के बीच भी टक्कर हो गई। इन घटनाओं से साफ है कि बारिश के दौरान ड्राइविंग में अतिरिक्त सावधानी जरूरी है। प्रशासन और वाहन चालकों दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है। तो नोएडा में भी अचानक से मौसम ने करवट बदल ली। तेज धूल भरी आंधी के चलते पूरे शहर में अंधेरा सा छा गया और विजिबिलिटी काफी कम हो गई। दोपहर के समय ही शाम जैसा माहौल बन गया।
जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तेज़ हवाओं के कारण सड़कों पर धूल उड़ने लगी, जिससे वाहन चालकों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। कई जगह गाड़ियां धीमी करनी पड़ी और ट्रैफिक की रफ्तार भी प्रभावित हुई। खासतौर पर व्यस्त मार्गों पर हालात ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहे। आंधी की वजह से पेड़ और होर्डिंग्स गिरने की आशंका भी बढ़ गई। कुछ इलाकों में हल्की फुल्की घटनाएं सामने आने की संभावना जताई जा रही है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने पहले ही मौसम में इस बदलाव के संकेत दे दिए थे। अचानक आई इस आंधी ने लोगों को चौंका दिया और एक बार फिर मौसम की अनिश्चितता को उजागर कर दिया। वहीं मुजफ्फरनगर में मिडिल ईस्ट में चल रहे ईरान और इजराइल के संघर्ष के बीच शिया समुदाय में गहरा शोक देखने को मिल रहा है। एक बड़े धार्मिक नेता के निधन के चलते इस बार ईद का त्योहार सादगी और गमगीन माहौल में मनाने का फैसला लिया गया है। शिया समुदाय के प्रमुख धर्मगुरु मौलाना असद ने अपने आवास पर जानकारी देते हुए लोगों से अपील की है कि ईद के मौके पर पारंपरिक खुशियों का प्रदर्शन न किया जाए। उन्होंने कहा कि नमाज तो हर साल की तरह अदा की जाएगी, लेकिन उसके बाद किसी प्रकार की रौनक या उत्सव नहीं होगा। मौलाना असद के अनुसार इस बार लोग एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे, ना ही गले मिलकर मुबारकबाद देंगे। मिठाइयों का आदान प्रदान और बाजारों में खरीदारी से भी दूरी बनाई जाएगी। यहाँ तक कि लोग सादगी अपनाते हुए पुराने कपड़े पहनकर ही नमाज अदा करेंगे और सीधे अपने घर लौट जाएंगे। उन्होंने कहा कि ईद मनाना ज़रूरी है, लेकिन हालातों के अनुसार इसके तरीके में बदलाव किया जाता है। उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की है कि वो इस कठिन समय में पीड़ितों के साथ खड़े रहें और नमाज में शांति, सुरक्षा और सैनिकों के लिए दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद जो है वो हुक्म इलाही है। मेरे या आपके कहने से ये नहीं होगा कि मैं कहूँ तो मनाई जाएगी और मैं ना कहूँ तो मनाई नहीं जाएगी। ईद की नमाज वैसे ही होगी जैसे होना है। बस ये है कि जब किसी घर में मौत हो जाती है तो फिर उसकी कैफियत को बदल दिया जाता है। तो अब हमारी गुजारिश ये है कि जितने भी आलम इस्लाम इस वक्त इस दर्द और सोग से गुजर रहा है और इस कर्ब को महसूस कर रहा है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों पे एक ऐसा वक्त आ गया है कि जो सख्त है, तो इसमें जैसा कि पूरे हिंदुस्तान के बुजुर्ग उलमा ने भी ये कहा है कि नमाज पढ़े और सादगी के साथ ईद को मनाएं। वो जो ईद के बाद हम लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, गले मिलते हैं, मुबारकबाद और ये सब ना करें, बल्कि ईद की नमाज पढ़े और अपने घर जाए और सुकून से इस बात का इजहार करे कि वो सोग में है, गम में है और एक शहीद के, एक सैयद बुजुर्ग के, एक रहबर के जाने का हमें गम और अफसोस और कर्ब है। देखिए, ईद तो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता सालों से बनती आ रही है, इसी तरीके से बनी जाएगी, मगर इस बार ईद जो है बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से, शौक़ के तरीके से, क्योंकि अल्लाह का फरमान है ईद तो बनेगी, नमाज भी होगी, सब कुछ होगा, मगर ईद के बाद शांति से जिस तरीके से जो है मिठाइयाँ आना जाना एक दूसरे के, तो वो नहीं होगा। शौक़ का एक माहौल रहेगा, क्योंकि जो है हमारे रहबर, पूरे कौम व मिल्लत के रहबर आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब की शहादत के उन्वान से हम लोग जो है बिल्कुल पीसफुल तरीके से, साइलेंट तरीके से, गमज़दा माहौल में ईद मनाएंगे। ईद की नमाज भी होगी, जो ईद के प्रोटोकॉल है वो सब किए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहीं मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक और कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के बीच चल रहा विवाद अब और गहरा होता जा रहा है। इस सियासी टकराव ने नया मोड़ तब लिया जब पूर्व मंत्री उमा किरण के बेटे और अधिवक्ता विक्रांत सिंह ने मंत्री अनिल कुमार पर तीखा हमला बोला। विक्रांत सिंह ने कहा कि अनिल कुमार की तरफ से समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहना उनकी सोच को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब इस बयान पर पंकज मलिक ने प्रतिक्रिया दी तो अब मंत्री इस पूरे मुद्दे को जातिवाद का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंकज मलिक दलित विरोधी नहीं है, बल्कि अनिल कुमार की कार्यशैली ही सवालों के घेरे में रही है। विक्रांत सिंह ने 2015 के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उस समय अनिल कुमार ने बसपा के कुछ सदस्यों के वोट भाजपा को दिलवाए थे। काशीराम के सम्मान के मुद्दे पर भी उन्होंने मंत्री को घेरा और भारत रत्न देने की मांग उठाई। साथ ही उन्होंने अनिल कुमार के विकास कार्यों पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्षेत्र में रोजगार, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी हुई है। विक्रांत सिंह ने अंत में कहा कि पंकज मलिक सर्व समाज के नेता हैं और उनकी छवि को जातिवाद के जरिए खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, राजनीतिक मुद्दा था, इसको जातीय रूप दिया जा रहा है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं मंत्री जी, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। रही बात पंकज मलिक की मैंने वीडियो देखी है, विधायक हैं वो, छत्तीस बिरादरी के नेता हैं, उनकी मैंने वीडियो देखी है। उस वीडियो में कोई ऐसी बात नहीं थी जो दलित विरोधी बात हो। इसको जातीय रूप दिया जा रहा है। उनका निजी, मंत्री जी का निजी स्वार्थ तो इसमें हो सकता है, लेकिन समाज का कोई स्वार्थ नहीं है इसमें।
लेकिन वायरल वीडियो पंकज मलिक जी जो है गुंडा बता रहे थे कभी मंत्री को। वो जब शुरू में मंत्री जी ने समाजवादी पार्टी को गुंडा कहा कि गुंडों की पार्टी है, उसकी प्रतिक्रिया है। इससे अलावा क्या है? आप मुझे एक बात बताइए, जब समाजवादी पार्टी में ये मंत्री जी जब आए थे तो जब नहीं पता था इन्हें गुंडों की पार्टी है। इन्होंने वोट लेके, जब समाजवादी की वोट लेके, जब गठबंधन हुआ, वोट लेके जब उन्होंने पंकज मलिक ने जब ये कहा कि आप इस्तीफा दीजिए अगर आपको गुंडों की पार्टी लगती है तो जब तब इन्हें इस्तीफा देना चाहिए, तो उन्होंने गलत बात कही। बिल्कुल सही बात कही जब आप कह रहे हो। देखिए, राजनीतिक मुद्दा था, इसको जातीय रूप दिया जा रहा है। वहीं थाना भवन शामली के मोहल्ला रेती सराय वार्ड नंबर 3 से एक अहम मामला सामने आया है, जहां स्थानीय लोगों ने प्रशासनिक लापरवाही से तंग आकर खुद ही समस्या का समाधान कर दिया। महीनों से टूटी पड़ी नाली और जलभराव की समस्या से परेशान लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन न तो वार्ड सभासद और न ही चेयरमैन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई की गई। आखिरकार मोहल्ले वासियों का सब्र टूट गया और उन्होंने आपस में चंदा इकट्ठा कर करीब 20,000 रुपए की लागत से नाली का निर्माण खुद ही करवा लिया। इस कार्य में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सामूहिक प्रयास से लंबे समय से चली आ रही समस्या को खत्म कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलभराव और गंदगी के कारण आवागमन में दिक्कतें हो रही थी और बीमारियों का खतरा भी बना हुआ था। बार बार शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती गई। मोहल्ले वासियों ने आरोप लगाया कि पिछले 8 से 9 महीनों से नगर पंचायत में आपसी विवाद के चलते कोई विकास कार्य नहीं हो पाया। इस लापरवाही ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब लोग खुलकर कह रहे हैं कि जब काम उन्हें खुद ही करना है तो जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर सवाल उठना लाजमी है। उधर जनपद शामली में साइबर ठगी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। थाना भवन की साइबर सेल और साइबर थाना टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पीड़ित के ठगे गए 75,000 रुपए वापस कराए। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। जानकारी के अनुसार थाना भवन क्षेत्र के जलालाबाद निवासी सलमान खान ने 25 फरवरी को साइबर क्राइम पोर्टल 1930 पर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके एक्सिस बैंक खाते से विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 75,000 रुपए की ठगी कर ली गई। शिकायत मिलते ही साइबर सेल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक से समन्वय स्थापित किया और ठगी की गई राशि को होल्ड करवा दिया। इसके बाद पूरी रकम सफलतापूर्वक पीड़ित को वापस दिला दी गई। अपनी रकम वापस मिलने पर पीड़ित ने शामली पुलिस और साइबर टीम का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में पुलिस की तत्परता और साइबर अपराधों के खिलाफ सक्रियता साफ नजर आती है। शामली पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वो किसी भी अज्ञात कॉल, मैसेज, नौकरी, लॉटरी या निवेश के झांसे में ना आए। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। वहीं गाजियाबाद के मोदी नगर क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को लेकर युवक के फरार होने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और कुछ संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। बताया जा रहा है कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सक्रियता दिखाते हुए युवक को पकड़ लिया। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला, खासकर नाबालिग लड़की को साथ ले जाने की बात को लेकर। सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस अब पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। प्राथमिक जांच में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मामला बहला फुसलाकर ले जाने का है या फिर दोनों के बीच पहले से जान पहचान थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच के बाद ही आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन घटना के बाद से लोगों में चिंता और चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। वहीं अवैध शराब तस्करी के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर पुलिस और आबकारी विभाग को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लोहारली टोल प्लाजा के पास चेकिंग के दौरान एक कंटेनर से करीब 45 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब और बियर बरामद की गई। पुलिस को देख तस्कर मौके से फरार हो गए, जबकि कंटेनर को कब्जे में ले लिया गया है। फरार आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। सूचना के आधार पर दादरी पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने लोहारली टोल प्लाजा पर घेराबंदी की। जैसे ही संदिग्ध कंटेनर को रोकने का इशारा किया गया, तस्कर वाहन छोड़कर फरार हो गए। कंटेनर की तलाशी लेने पर अंदर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। पुलिस मार्का की 457 पेटी अंग्रेजी शराब और 121 पेटी बियर मिली, जिसकी कुल कीमत करीब 45 लाख रुपए आंकी गई है। ये खेप पंजाब से तस्करी कर दिल्ली एनसीआर में खपाने लाई जा रही थी। पुलिस ने कंटेनर जब्त कर दादरी थाने में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे अंतर्राज्यीय गिरोह सक्रिय है। फरार तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश भी दे रही है। थाना दादरी पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान लोहारली टोल प्लाजा से एक कंटेनर पकड़ा गया, जिसमें लगभग 457 पेटी अंग्रेजी शराब, 121 पेटी बियर भरी हुई है। बरामद शराब की कीमत कुल लगभग 50 लाख रुपया है। थाना दादरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।
तो नवरात्र से पहले फूड सेफ्टी विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रेटर नोएडा के कुलेसरा में छापेमारी की। इस दौरान कुट्टू और सिंघाड़ा आटे में गड़बड़ी पाए जाने पर भारी मात्रा में माल सीज कर दिया गया। फूड विभाग की टीम ने संतोष ट्रेडर्स पर छापा मारकर करीब 240 किलो कुट्टू का आटा बरामद किया, जो बिना बिल और निर्माण तिथि के पाया गया। इसके अलावा 244 पैकेट ऐसे मिले जिन पर वैध नंबर तक नहीं था। वहीं मुस्कान ट्रेडर्स पर भी छापेमारी के दौरान करीब 70 किलो संदिग्ध आटा मिला है। दोनों जगहों से कुल मिलाकर लगभग 400 किलो कुट्टू का आटा जब्त किया गया है। तो गाजियाबाद के वेब सिटी थाना क्षेत्र में 4 मार्च 2026 को डीएमआई पर हुई लूट की घटना में फरार चल रहे आरोपी लव को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में बदमाशों ने एक नेक्सॉन कार और मोबाइल फोन लूट लिया था। मामले में पहले ही 2 आरोपी राज और दर्शन गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि लव और योगेंद्र फरार थे। पुलिस के अनुसार आरोपी की तलाश लगातार की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर 18 मार्च को वेब सिटी पुलिस ने नाइफल से डासना जाने वाले रास्ते पर चेकिंग शुरू की। इसी दौरान संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो भागने लगा। बारिश के चलते बाइक फिसल गई और खुद को गिरता देख आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी लव के पैर में लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 4/3/2026 को थाना वेब सिटी में हाईटेक कॉलेज के सामने डीएमई पर एक लूट की घटना कारित हुई थी, जिसमें एक नेक्सॉन गाड़ी और एक मोबाइल को लूट लिया गया था तमंचे के बल पर। इस घटना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए 62/26 अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और कई टीमों का अनावरण के लिए गठित कर दिया गया था। दिनांक 7/3/2026 को घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, राज और दर्शन। इसी में वांछित चल रहे 2 अभियुक्त लव और योगेंद्र को गिरफ्तार करने के लिए भी कई टीमों का गठन किया गया था। यक्ष ऐप के माध्यम से लव की बारे में सारी सूचना हमें मिल गई थी, जिसमें उसका फोटोग्राफ पता भी मिल गया था। कई बार दबिश देने के बाद भी इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं हो पाई थी, तो इसलिए मुखबिरों से तालमेल किया गया था। आज एक मुखबिर के द्वारा ये बताया गया कि दिनांक 18/3/2026 को ये लव अपने घर जाएगा गिरधरपुर की तरफ से। तो इस सूचना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना वेब सिटी की टीम के द्वारा कई जगह पे चेक पॉइंट्स लगाए गए। इसी में से एक रास्ते में नाइफल से डासना की तरफ जाते हुए एक जगह पे चेक पॉइंट लगाया गया। एक संदिग्ध बाइक सवार व्यक्ति को आता हुआ देखकर जो पुलिस टीम के द्वारा रुकने का इशारा किया गया, तो इसके द्वारा रुकने की बजाय अपने बाइक को जो है कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ लिया गया। बारिश होने की वजह से फिसलन होने के कारण बाइक फिसल गई और पुलिस टीम को आता हुआ देखकर इसने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम के ऊपर फायर कर दिया। वहीं जनपद मुजफ्फरनगर में अवैध रूप से संचालित प्राइवेट अस्पतालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कड़ी में कस्बा जानसठ के लोकनायक हॉस्पिटल में हुए दर्दनाक हादसे ने प्रशासन की आंखें खोल दी है। बुधवार को गैर कानूनी रूप से ऑपरेशन थिएटर में डिलीवरी कराने के दौरान 38 वर्षीय गर्भवती महिला तरन्नुम और उसके बच्चे की मौत हो गई। जानसठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अर्जुन सिंह को घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने अस्पताल का दौरा किया। जब लोकनायक हॉस्पिटल के संचालन से ऑपरेशन थिएटर चलाने के लिए आवश्यक कागजात मांगे गए तो वो प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। इसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर और मुख्य गेट सील कर दिया गया। इस दुखद घटना की सूचना जैसी परिजनों और गांववासियों को लगी, पूरा गांव कवाल में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं जिले के अन्य क्षेत्रों जैसे मीरापुर, रामराज, शाहपुर, बुढ़ाना और खतौली में भी कई निजी अस्पताल बिना कानूनी अनुमति के संचालित हो रहे हैं। हाँ, जानसठ कस्बा क्षेत्र में एक लोकनायक हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा है, जहां पर आज एक तरन्नुम वाइफ ऑफ अरशद निवासी गांव कवाल महिला की जो उम्र थी लगभग 38 वर्ष थी, उसकी डिलीवरी के दौरान यहां पर ऑपरेशन किया जा रहा था और उसी दौरान उस महिला की मृत्यु हो गई थी और जो बच्चा था उसकी भी मृत्यु हुई। उसका संज्ञान जैसे ही हमें प्राप्त हुआ, हमने तुरंत अपनी टीम को वहां पर लेके गए और पूरे हॉस्पिटल की जांच करी। जो हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन था वो केवल ओपीडी या अन्य कार्य के लिए एलिजिबल था। उसके पास किसी भी सर्जन के प्रपत्र उस हॉस्पिटल में नहीं लगे हुए थे और जिस हॉस्पिटल में जो सर्जन उन्होंने उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा था, उस सर्जन से भी हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। तो इससे प्रतीत होता है कि इलीगल रूप से ओटी को संचालित किया गया और अनाधिकृत रूप से ही किसी अन्य डॉक्टर के द्वारा वहां पर ऑपरेशन किया जा रहा था, जिस दौरान उसकी मृत्यु हुई है। पूर्ण रूप से इसमें हॉस्पिटल संचालक की लापरवाही। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।